Hey everyone, this is me Summi Jha and welcome back to my YouTube channel Why Learning Classes। गाइज आज की वीडियो में हम करने वाले हैं द डिफेंस ऑफ पोएजी बाय फिलिप सिडनी। गाइज इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी रहेगी तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना है। साथ में इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे जो टॉपिक है द डिफेंस ऑफ पोएजी, उसको जो है एन अपॉलजी फॉर पोएट्री के नेम से भी जाना जाता है। इसके काफ़ी सारे नेम हैं, तो हो सकता है कि एग्जाम में आपको डिफरेंट तरीके से पूछा जाए या कभी नाम अलग करके दे दिया जाए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके जितने भी नेम हैं वो हम इस टॉपिक में जान ही लेंगे, तो आपको जो है ऐसे भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को समझिए। द डिफेंस ऑफ पोएजी ऑल्सो known as an apology for poetry is a seminal work of literary criticism written by Sir Philip Sidney in 1579 and published in 1595। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इसको एन अपॉलजी फॉर पोएट्री के नाम से भी जाना जाता है। ये एक सेमिनल वर्क है जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म के दौरान जो है वो लिखा गया था। वो लिखा किसने था? सर फिलिप सिडनी ने लिखा था। 1579 में लिखा था इसको, लेकिन पब्लिश जो है ये उनके मरने के बाद हुआ। यानी यहाँ पे लिखा है ना पोस्टमसली इन 1595, मतलब होता है मरणोपरांत, यानी मरने के बाद जो है 1595 में जो है ये पब्लिश हुआ। ठीक है। दिस ट्रीटाइज इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट पीस of English literary criticism and remains influential in the field। यानी कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था ये उस टाइम। बहुत पुराना वर्क था ये, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जो है वो फेमस हुआ। काफ़ी लोग इस वर्क से जो है वो इंस्पायर हुए थे फिलिप सिडनी के वर्क से। ठीक है। काफ़ी पोइट्स जो है इस वर्क से इंस्पायर हुए थे। सिडनी रोट इट एन रिस्पॉन्स टू कंटेम्प्रेरी अटैक्स ऑन पोएट्री, पर्टिकुलरली दोज बाय पुरितन figure like Stephen Gosson, who argued that poetry was immoral and frivolous। देखो इसमें क्या बोला गया है कि अब ये लिखा क्यों था। लिखने का कोई ना कोई पर्पस होता है कि फिलिप सिडनी ने ये द डिफेंस क्यों किया था। डिफेंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ का रक्षा करना। तो ये क्यों लिखा था? क्योंकि ये जो हमारे पुरितियन फिगर थे स्टेफन गोसन, उन्होंने एक अपने मतलब एक वर्क लिखा था जिस वर्क में उन्होंने पोइट्री की काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट की थी कि पोइट्री की वजह से हमारा समाज इस तरीके से है, ऐसा वैसा जो है वो लिखा था। तो उसी अटैक का जो है जवाब करने के लिए डिफेंस ऑफ पोएजी जो है वो लिखा गया था कि एक पोइट्री का अपना महत्व होता है, वो फिलिप सिडनी ने लिखा। तो वो जो वर्क पुरितियन फिगर ने जो लिखा था, लाइक स्टेफन गोसन ने जो लिखा था, वो वर्क था द स्कूल ऑफ अब्यूज़। उसमें जो है कहा था कि ये जो पोइट्री है ये काफ़ी तुच्छ है और ये हमारे समाज जैसी इसी पोइट्री की वजह से हमारा समाज जो है वो ग्रो नहीं कर रहा, ऐसा वैसा बहुत कुछ लिखा था। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 1 हमारे पास है परहैप्स नो वर्क इन इंग्लिश goes under quite as many slightly varied titles as Philip Sidney's signature work, variously known as। अब देखिए यहाँ पे मैंने कहा था कि इसको काफ़ी नाम से जाना जाता है, तो आपके सामने आ चुका है एज द डिफेंस ऑफ पोएजी, डिफेंस ऑफ पोएट्री, अपॉलजी फॉर पोएट्री, अपॉलजी फॉर पोएजी, आगे करके लिखा होगा। तो इस सब नाम से जो आ सकते हैं कि ऐसे कोई वर्क नहीं है जैसे जो फिलिप सिडनी के वर्क से ना इंस्पायर होता है, ना उनका जो सिग्नेचर वर्क नहीं होता है, और काफ़ी नाम से इसको जो है वो जाना जाता है डिफेंस ऑफ पोएजी को। जैसे कि डिफेंस ऑफ पोएजी को हम डिफेंस ऑफ पोएट्री के नाम से भी जानते हैं, अपॉलजी फॉर पोएट्री के नाम से भी जानते हैं। आगे भी लिखा है अपॉलजी फॉर पोएजी एज वेल एज ऑल द माइड्रेट डिफरेंट वेज ऑफ पुटिंग दोज वर्ड्स टुगेदर। यानी कि काफ़ी वेज है जिसमें इन सब वर्ड्स को एक साथ रखा जाता है। द वन थिंग डैट ऑल टाइटल हैव इन कॉमन इज़ द रेफरेंस टू अ पैशनेट डिफेंस ऑफ द वैल्यू ऑफ पोएट्री। यानी इन सभी नाम में एक चीज़ जो है वो कॉमन है कि हर नाम जो है एक पैशनेट है पोएट्री को डिफेंस करने के लिए, क्योंकि पोएट्री की वैल्यू जानते हैं। ड्यूरिंग एन एज विच saw it being attacked as it had not been since the height of एशियन ग्रीक सिविलाइजेशन। यानी कि उन लोगों के द्वारा जो है पोइट्री को बहुत ज़्यादा अपमान किया गया था। इस वजह से ये लोग जो है डिफेंस में आए हैं और इस पोइट्रीज़ में ये जो ऐसे है इसमें अपॉलजी ऑफ पोएजी यानी जितने भी नाम हैं उसमें एक चीज़ कॉमन है कि हर कोई जो है पोइट्री की साइड ले रहा है, उसको जो है डिफेंस कर रहा है। द ओपनिंग ऑफ द एसे लेज आउट सिडनीज रीज़न फॉर डिफेंडिंग पोइट्री। ही बिलीव्स पोइट्री इज़ इनसफिशिएंटली एस्टीम्ड इन हिज
society, and as an aristocrat as well as a poet he feels he must defend his vocation to preserve his honor. अब देखो इनका कहना क्या था कि एज अ सिडनी क्या है, सिडनी जो है जब ये स्टार्ट होता है ऐसे तो उसमें सिडनी कहते हैं कि मतलब उनको पोइट्री को डिफेंड करना है क्योंकि वो एक पोइट हैं, क्योंकि वो देख पा रहे हैं कि जितनी इज्जत तो मिलनी चाहिए पोइट्री को उतनी इज्जत जो है वो नहीं मिल रही है, इस वजह सोसाइटी में समाज में जो इज्जत होनी चाहिए। तो इसी वजह से एरिस्टोक्रेट और पोइट होने के नाते उनको फील होता है कि उनको जो है इस चीज़ के ऊपर स्टैंड लेना चाहिए, पोइट्री को जो है वो डिफेंड करना चाहिए। दिस सेक्शन सर्व्स एज द इंट्रोडक्शन सेक्शन ऑफ अ क्लासिक 7 पार्ट आर्ग्यूमेंट। तो ये जो सेक्शन स्टार्ट होता है उसमें जो है क्लासिक पार्ट का इंट्रोडक्शन होता है, जो 7 पार्ट ऑफ क्लासिक्स होते हैं उसका इंट्रोडक्शन होता है। वाइल सम rhetoricians डिफाइन क्लासिकल आर्ग्यूमेंट्स एज हैविंग, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, 5 और 6 पार्ट्स। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया था कि ये जो है 5 और 6 पार्ट्स हैं क्लासिक्स के, डिवाइड हैं, तो सबके नाम लिखे हैं द एक्सोडियम, द निरेशियो, द पार्टिशियो, द रेफुटेशियो एंड द कन्फर्मेशियो एंड द पैरोरेशियो। ठीक है, नाम है सबके। द डिग्रेसियो इज द 7th पार्ट ऑफ अ क्लासिकल आर्ग्यूमेंटेशन लाउडेड बाय several classical philosopher, most famously discussed in Quiptian's Institutio Politeria। तो ये जो है बोला गया है 7 पार्ट क्लासिक्स डिस्कस किए गए हैं, यानी कि पोइट्री का जो महत्व है उसके बारे में बताया गया है कि 7 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, उनके नाम यहाँ पे हैं और क्लासिकल के ये पार्ट्स हैं। और ये फ़िलासफ़ी पर बोला गया है कि मतलब आर्ग्यूमेंट किया गया है कि ये मोस्ट फेमस जो है डिस्कस किस पे किया गया, यानी कि हर कोई जो है पोइट्री का क्लासिक्स में यूज़ करता था, तो ये सब पार्ट्स उसके यहाँ पे जो है वो डिस्कस किए गए हैं। अब यहाँ पे बात किया गया तो ऐसे बिगिंस विद सिडनी रिवीलिंग द सेटिंग टू द स्टोरी। अब ऐसे जो है वो स्टार्ट होता है कि जो सिडनी है वो रिवील करते हैं स्टोरी को, है ना, खुलासा करते हैं। ही एंड अनदर मैन नेम्ड एडवर्ड बैटन वर टुगेदर एट द इंपीरियर्स कोर्ट वेयर दे मेट द हॉर्समैन जॉन पेट्रियो पुगालियानो। द मैन टॉक्ड अबाउट हॉर्सेस with Pugliano arguing that for prince and noblemen the skill of horsemanship is more important than even the skill of government. पुगालियानोज स्ट्रॉन्ग अफेक्शन एंड वीक। अब तो यहाँ पे क्या बोला गया है, जब ये ऐसे शुरू होता है तो सिडनी जो है वो कहानियाँ बताते हैं, कहानी डिस्कस करते हैं, रिवील करते हैं। वो कहते हैं कि वो और एक अनदर मैन जिसका नाम एडवर्ड बैटन था, वो दोनों साथ में एक इम्पीरियर में जाते हैं, यानी कि एक राज दरबार में जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं। वेयर दे मेट, जहाँ पे वो मिलते हैं हॉर्समैन से, यानी कि घुड़सवार से, फिर वहाँ पे उसका नाम जॉन दिया गया है। द मैन टॉक्ड अबाउट हॉर्सेस, जो मैन है वो घुड़सवार है, वो किसके बारे में टॉक कर रहा है, घोड़ों के बारे में टॉक कर रहा है, बात कर रहा है। विद पुगालियानो आर्ग्यूइंग डैट फॉर प्रिंस। अब ये सब आर्ग्यू कर रहे हैं वहाँ पे कि जो प्रिंस है और जो नोबल मैन है, यानी कि जो राजकुमार होते हैं और जो रईस ज़ादे होते हैं, उनके लिए घुड़सवार ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसके स्किल, घुड़सवार का स्किल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्किल ऑफ, यानी गवर्नमेंट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब है पुगिलियानो स्ट्रॉन्ग अफेक्शन एंड वीक। नेक्स्ट पे चलते हैं। Argument convinced Sidney and aristocrat and former soldier and thermoman that he should make an argument in favor of poetry as he has slipped into the title of poet। अब यहाँ पे सिडनी उन सब की बात सुनने के बाद, ये सब चीज़ें देखने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद कि उनका जो है वो ज़्यादा स्किल इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है कि हॉर्समैन यानी कि घुड़सवार का स्किल किसके नज़र में, एक राजा महाराजा रईस जादू, इन सब के नज़र में जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जो सिडनी है वो कहते हैं एरिस्टोक्रेट से और जितने भी फॉर्मर सैनिक होते हैं या घुड़सवार होते हैं, वो कहते हैं कि आपको जो है फेवर देना चाहिए पोइट्री को, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग भी स्लिप्ड इनटू द टाइटल ऑफ पोएट, क्योंकि आप लोग भी एक टाइटल ऑफ द पोएट, यानी कि पोएट की तरह जो पोएट का एक टाइटल होता है उसमें आप भी स्लिप कर चुके हो, यानी कि आपका भी रोल जो है वो पोएट के भांति है। तो आपको भी पोइट्री को जो है वो फुल सपोर्ट करना चाहिए, फेवर करना चाहिए। सो सिडनी क्लेम्स पोइट्री इज़ वैल्यूएबल बिकॉज इट वाज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लिटरेरी आर्ट टू कम इनटू एग्जिस्टेंस। अब देखो सिडनी का क्या कहना है
कि जो पोइट्री है वो बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि जब दुनिया में किसी चीज़ की रचना नहीं हुई थी, किसी चीज़ का आर्ट नहीं हुआ था, तब पोएट एक फ़र्स्ट ऐसा लिटरेरी वर्क है, लिटरेरी आर्ट है जो फॉर्म हुआ था। तो सबसे पहला आर्ट जो है वो पोइट्री ही है। ही सीक्स टू प्रूव द हिस्टोरिकल वेनरेशन ऑफ पोएट एंड पोइट्री स्पेशली इन ग्रीक एंड रोमन सोसाइटी। तो ग्रीक और रोमन सोसाइटी के बारे में वो बताता है कि वहाँ पे पोएट एंड पोइट्री का जो है वो एक अलग ही महत्व है, यानी स्टार्टिंग से पोइट्री जो है वो बहुत ज़्यादा रचनात्मक है और बहुत पहला आर्ट है दुनिया का। तो ये सब प्रूव करना चाहते हैं सिडनी की एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पोइट्री का। ऐसा नहीं है कि पोइट्री को जितना सम्मान मिलना चाहिए उतना जो है वो लोगों से मिल नहीं रहा है। सो सेक्शन नंबर 2 and 3 पे चलते हैं। अ सेक्शन पार्ट ऑफ द एसे दैट सर्व एज प्रपोजिशन सेक्शन ऑफ अ क्लासिकल आर्ग्यूमेंट बिगिंस एज सिडनी राइट्स, नाउ लेट अस गो टू अ मोर ऑर्डिनरी ओपनिंग ऑफ हिम दैट द ट्रूथ मे बी मोर पेपेबल। ही, चलिए आगे पढ़ लेते हैं, तो इकट्ठे ही जो है वो उसको समझते हैं। Turns away from the ancient name of poets and begins to describe poetry function। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब बोला है कि जो निबंध है यानी कि जो एसे है उसका जो सेकंड पार्ट है, सेक्शन नंबर 2 है, वो एक शास्त्रीय तर्क के ऊपर है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया था कि एक प्रपोजिशन सेक्शन है, ठीक है। तो ये एक शास्त्रीय तर्क के प्रस्ताव खंड के रूप में कार्य करता है। सो ये क्लासिकल वर्क है, ये एक तरीके से सिडनी राइट करते हैं, जहाँ पे वो बोलते हैं हम उसके और अधिक सामान्य उद्घाटन पर जाएंगे ताकि सच्चाई अधिक स्पष्ट हो सके, यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं पोइट्री की वो अधिक तरीके से लोगों के सामने जो है वो खुल पाए। वह कवियों के प्राचीन नामों से दूर हो जाते हैं, जैसे कि पोएट्स के जो एशियन नेम है उससे दूर हो जाते हैं, और बिगिंस टू डिस्क्राइब, अब वो पोइट्री के फंक्शंस को डिस्क्राइब करते हैं, इट्स वर्क रेदर देन इट्स पार्ट्स, यानी कि उसके कार्य के ऊपर डिस्कस करते हैं ना कि उसके पार्ट्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। ही असर्ट्स दैट इट्स सेंट्रल फंक्शन इज़ टू टीच एंड इंस्पायर, यानी कहते हैं कि जो पोएट्री है उसका जब उन्होंने फंक्शन देखा है तो कहते हैं उसका जो सेंट्रल फंक्शन है यानी कि उसका जो मेन उद्देश्य है वो है टीच करना और लोगों को इंस्पायर करना, यानी पढ़ाना और इंस्पायर करना। देन सिडनी इमेजिन्स 2 पोटेंशियल चैलेंजर्स टू दिस evaluating of poetry above all other forms of learning, the philosopher and the historian. He seeks to discount their 2 respective opinions। अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं वो, यहाँ पे उन्होंने 2 चैलेंजर्स को अपने सामने लिया है। एक जो है वो है हमारे जो फिलोसोफर्स होते हैं, जो दार्शनिक होते हैं, और एक हिस्टोरियन जो कि इतिहासकार होते हैं। अब वो कह रहे हैं कि इनका भी जो है पोइट्री बहुत हेल्प करती है फिलोसोफर की बातों को सही तरीके से दर्शाने के लिए। कई बार उन्होंने पोइट्री का यूज़ किया है, और साथ में हिस्ट्री की चीज़ों को भी, यानी कि जो इतिहास की चीज़ें होती हैं उसको भी सही मायने में जो है कहीं ना कहीं एक पोइट्री ही दिखा सकती है। अब आगे सिडनी नोट्स दैट फिलोसोफर टीच, यानी कि वो बोल रहा है कि सिडनी ये नोट करते हैं कि फिलोसोफर यानी कि जो दार्शनिक है वो टीच तो करते हैं, पढ़ाते तो हैं, बट देयर टीचिंग इज़ टू एब्स्ट्रैक्ट, लेकिन इतने अच्छे तरीके से वो नहीं पढ़ाते। अगर वो उसकी हेल्प लेंगे, पोएट्री की हेल्प लेंगे, तो वो ज़्यादा अच्छे से अपनी चीज़ों को डिस्क्राइब कर पाएंगे। एज फॉर हिस्टोरियन वेयर एज हिस्ट्री ऑल्सो हैज़ पर्टिकुलर एग्जाम्पल, यानी इतिहास के भी वो काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स देते हैं कि द पोएट इज़ फ्री टू राइट, यानी कि पोएट जो है कुछ भी लिखने के लिए स्वतंत्र है। अबाउट इवेंट्स एज दे शुड बी, यानी कि जो इवेंट्स है वो भी और कुछ भी जो हो रहा है। वेयर एज हिस्टोरियंस कैन ओनली टॉक अबाउट वट वॉज, यानी हिस्टोरियंस यानी वो इतिहासकार जो है सिर्फ वही बात कर सकते हैं कि वो क्या है ना, पहले क्या हो चुका था, यानी कि हिस्ट्री में आप इतिहास में जो है हमेशा पुरानी बातों पर डिस्कस होता है। एंड आर दस कैपेटिव टू द ट्रूथ ऑफ अ फुलिश वर्ल्ड। पोएट्री कैन ड्रॉ ऑन हिस्ट्री बट पोएट्री मेक्स हिस्ट्रीज लेसन इवन क्लियरर एंड मोर डिलाइटफुल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है उसको एक और देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो इतिहासकार है केवल वही बता सकते हैं कि जो चीज़ें थी, और इस प्रकार यहाँ पे लिखा है कैपेटिव टू द ट्रूथ ऑफ अ फुलिश वर्ल्ड, यानी कि मूर्ख दुनिया की सच्चाई के बंदी हैं। ठीक है, कविता इतिहासकार का सहारा ले सकती है, यानी कि कविता जो है वो इतिहासकार का सहारा बन सकती है, इतिहासकार से भी सहारा ले सकती है, ऐसा नहीं है। जो हिस्टोरियंस हैं, जो इतिहासकार है, उससे भी जो है वो कुछ ना कुछ हेल्प ले सकती है, लेकिन जो कविता इतिहास के पाठ को और भी स्पष्ट और अच्छे रूप से यानी कि दर्शा सकती है। यानी कि जो पोइट्री है उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि
कि कोई भी चीज़ को वो क्लियर तरीके से यानी कि स्पष्ट तरीके से और मोर डिलाइटफुल तरीके से यानी कि आनंददायक तरीके से जो है वो दर्शा सकती है। अब है टू प्रूव हिज पॉइंट फर्दर, अपने पॉइंट्स को प्रूव करने के लिए सिडनी स्टेट्स दैट इवन क्रिस्ट यूज पोएट्री टू कन्वे हिज टीचिंग। अब देखो यहाँ पे बोला गया क्रिस्ट कौन होते हैं, जो जीसस होते हैं, ईसा मसीह होते हैं, वो भी कह रहे हैं कि वो भी अपना बातों को कन्वे करने के लिए, टीचिंग स्किल्स को कन्वे करने के लिए लोगों तक पोएट्री का ही यूज़ करते हैं। इस पैरेबल्स प्रोवाइड स्पेसिफिक इलस्ट्रेशन ऑफ मोरल लेसन। द पोएट इज द पॉपुलर फिलोसोफर टीचिंग इन वेज दैट आर easily digestible. Finally, Sidney concludes the section by noting that poets not only teach readers but also move them a harder task than merely teach. अब इस वाले सेक्शन में बोला गया है कि अपनी बात को और अधिक रूप से मतलब बयां करने के लिए, सिद्ध करने के लिए सिडनी जो है वो कहते हैं कि ईसा मसीह ने भी अपनी शिक्षाओं को व्यक्त करने के लिए कविता का ही उपयोग किया था, यानी कि पोइट्री का ही यूज़ किया था। ठीक है, और लोकप्रिय दार्शनिक है, कवि कहते हैं कि कवि लोकप्रिय दार्शनिक है जो आसानी से पचने योग्य तरीक़ों से पढ़ाता है, यानी कि वो एक ऐसे फ़िलोसोफर होते हैं, क्योंकि जब वो पोइट्री का यूज़ करते हैं तो वो एक ऐसे दार्शनिक यानी कि ऐसे फ़िलोसोफर बन जाते हैं कि जो भी चीज़ जो है लोग ईज़िली डाइजेस्ट कर लेते हैं पढ़ाने से। जैसे डाइजेस्टेबल मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज़ आपको ईज़िली तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, तो पढ़ाने का तरीका पोइट्री के साथ कुछ इस तरीके से हो जाता है। अब लास्ट में सिडनी क्या कहते हैं, सिडनी कहते हुए खंड का जो है वो सत्यापित करते हैं, यानी कि खंड को जो है वो ख़त्म करते हैं, सत्यापन करते हैं कि कवि न केवल पाठकों को पढ़ाते हैं, यानी कि लोग ना ही वो रीडर्स को पढ़ाते हैं बल्कि उन्हें जो है वो मोटिवेट भी करते हैं, प्रेरित भी करते हैं, जो केवल पढ़ाने से कहीं अधिक कठिन कार्य है। यानी कि पढ़ाना बहुत इजी है, लेकिन ये जो चीज़ पोएट्री के थ्रू वो करते हैं वो काफ़ी कठिन है। ठीक है, क्योंकि वो प्रेरित भी करते हैं, इंस्पायर भी करते हैं, ये हार्डर टास्क है। अब सेक्शन नंबर 3 में है, सेक्शन 3 समटाइम्स कॉल्ड द पोएट मोनार्च ऑफ ऑल ह्यूमन साइंस सर्व एज द डिवीजन सेक्शन ऑफ अ क्लासिकल 7-part आर्ग्यूमेंट। अब जो सेक्शन 3 है उसे कभी कभी यानी समटाइम्स कभी कभी जो है द पोएट मोनार्च ऑफ ऑल द ह्यूमन साइंस कहा जाता है, यानी कि सभी मानव विज्ञानों का कवि सम्राट कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक शास्त्रीय 7 भाग वाले तर्क के विभाजन खंड के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पे जो हमने 7 पार्ट इससे पहले देखे थे क्लासिकल के, उसके रूप में जो है ये वर्क करता है। सिडनी एक्सटॉल्स द ब्यूटी ऑफ पोएट्री, यानी कि अब वो इलेबरेट कर रहे हैं पोएट्री की ब्यूटी को एंड इट्स एप्टीट्यूड फॉर टीचिंग, और पढ़ाने के तरीके को। देन सिडनी रिटर्न्स टू अ डिफरेंट आइडियाज़। अब सिडनी जो है वो डिफरेंट आइडियाज़ पे आ रहे हैं। द डिस्टिंक्शन बिटवीन पोएट्रीज वर्क्स, और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। Deeds on the one hand and its part on the other. As his argument progressed, he see that by parts he means genres of poetry. Sidney proceeds to praise the pastorals, the lament elegy, the iamb, the style, the comic, the tragedy, the lyric poem and the heroic poem. अब इसमें क्या बोला गया है कि जो सिडनी है वो कविता की सुंदरता को यानी कि ब्यूटी को इलेबरेट करते हैं, शिक्षण के लिए जो योग्यता है उसकी तारीफ़ करते हैं, और फिर जो सिडनी है वो एक अलग विचार पे चले जाते हैं, लौट जाते हैं। एक और कविता के कार्यों के जो अंतर है वो भी दर्शाते हैं, और दूसरी और जो उनके पार्ट्स के बीच में यानी कि भागों के बीच में अंतर है उसको भी दर्शाते हैं। अब जैसे जैसे उनका तर्क आगे बढ़ता है, जैसे जैसे उनकी बातें आगे बढ़ती है, हम देखते हैं कि भागों से उनका क्या तात्पर्य है, यानी कि उनका तात्पर्य क्या है कि यहाँ पर लिखा गया है हर चीज़ का मतलब लिखा गया है कि हास्य है और कॉमिक है, द लिरिकल पोएम है, यानी कि हर एक पार्ट्स में क्या क्या चीज़ें हैं वो यहाँ पे लिखी गई है। द ट्रेजेडी है, रहस्य है, ठीक है, हीरोइक पोएम है। अब है दिस लीड्स सिडनी टू कंसीडर पॉसिबल काउंटर आर्ग्यूमेंट्स। फर्स्ट ही टेक्स ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ पोएट हेटर हु स्कॉप विदाउट रीजन और अंडरस्टैंडिंग। अब जो सिडनी है वो कंसीडर करते हैं उन लोगों को जो पोएट हेटर हैं, यानी कि जो कवि को हेट करते हैं, ठीक है, फॉर रीज़न नो रीज़न, किसी भी अंडरस्टैंडिंग को समझते नहीं है। क्विकली डिस्पेंसिंग विद दिस काउंटर आर्ग्यूमेंट, सिडनी प्रोवाइड्स 3 more पॉसिबल ऑब्जेक्शन। अब देखो ये सब देखने के बाद सिडनी को जो है वो 3 ऑब्जेक्शन होता है, उस पर वो पहुँचते हैं। फर्स्ट, डैट अ मैन माइट बेटर स्पेंड हिज टाइम इन दैम देन इन दिस, यानी कि यहाँ पे बोला गया है, पहला वो उन्होंने ये बोला है कि यह कि एक आदमी
इसमें अपना समय बेहतर तरीके से व्यतीत कर सकता है। ठीक है, किसमें? पोइट्री में। सेकेंडली, डैट इज़ द मदर ऑफ लाई, यानी कि दूसरी बात यह कि झूठ की वो जननी है, यानी कि माता है। अब थर्डली, डैट इज़ द नर्स अब्यूज़ इन्फेक्टिंग अस विद मैनी प्रेस्टिलेंट डिज़ायर। तीसरा क्या बोला है? यह दुर्व्यवहार की पोषक है जो हमें कई खतरनाक इच्छाओं से घेरती है। ठीक है, अब अगले में चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे। अब नेक्स्ट पेज पे लिखा है, आफ्टर एड्रेसिंग दीज 3 आर्ग्यूमेंट्स सिडनी टर्न्स टू अ मोर सीरियस एडवर्सरी देन पोएट हेटर्स, प्लाटो। अब देखो यहाँ पे प्लाटो का नाम सुना होगा, उनके बारे में ये डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पे ये जब 3 आर्ग्यूमेंट्स हो गए उसके बाद ये टर्न करते हैं सीरियस डिसीजन पे, जो कि पोएट हेटर प्लाटो हैं। रिटर्निंग टू अ फैमिलियर आर्ग्यूमेंट, सिडनी अल्टीमेटली स्टेट्स दैट प्लाटो टुक एक्सपेक्टेशन नॉट टू पोएट्री बट टू पोएट्स, यानी कि जो प्लाटो का एक्सपेक्टेशंस होता है वो पोएट्री से नहीं होता, पोएट से होता है। आफ्टर लिस्टिंग अ नंबर ऑफ एडमायर्ड एशियन पोएट इंक्लूडिंग सोक्रेट्स, Aristotle and Plutarch, Sidney writes that he needs not to defend poesy with the help of this underlying historiographer. He summarizes his argument once again. अब क्या बोलते हैं कि इन 3 तर्कों को संबोधित, यानी कि जो 3 तर्क थे उसको संबोधित करने के बाद जो है सिडनी जो है वो नफरत करने वाले की तुलना करते हैं, जिसमें उनकी जो प्रतिद्वंदी जो होते हैं, दुश्मन जो होते हैं, वो प्लाटो बन जाते हैं। अधिक गंभीर प्रतिद्वंदी बन जाता है कौन? प्लाटो। अब ये सब चीज़ें होने के बाद जो है कवि कहते हैं कि प्लाटो ने जो है वो कविता पर आपत्ति नहीं जताई है बल्कि कवियों पर जो है वो आपत्ति जताई है, जहाँ पर उन्होंने 2-3 नाम लिए हैं जो कि यहाँ पे आपके सामने गिवन है। सो उन नेम्स को लिखते हुए उन्होंने कहा है, फिर यहाँ पे इन तीनों का नाम लेते हैं, सोक्रेट और एरिस्टोटल सबका, कि ये इन लोगों को भी जो है वो अपनी पोइट्री को डिफेंड करने के लिए जो है किसी हिस्टोरियोग्राफर यानी कि जो हिस्ट्री लिखते हैं उनकी इतिहासकारों की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद ये अपने पोइट्री का महत्वपूर्ण फिर से जो है वो आर्ग्यूमेंट को समराइज़ करते हैं। सो अब जो सेक्शन नंबर 4 है और 5, जैसे कि अब हमने यहाँ तक जो पढ़ा है उसमें हम यही देख रहे हैं कि जो फिलिप सिडनी हैं वो हर तरीके से अपनी पोइट्री को डिफेंड कर रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि पोइट्री के अंदर क्या एडवांटेज है, पोइट्री ने जो है फिलोसोफर और जो हिस्टोरियंस हैं उनकी हेल्प की है, और मतलब पोइट्री ने एक पहला आर्ट है, यानी कि पोइट्री ने जितनी भी चीज़ें की हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर है, लेकिन उस हिसाब से उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, और वो क्यों रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए पोइट्री को, वो सब चीज़ें खाली बता रहे हैं। अब सेक्शन नंबर 4, 5, 6, 7 एक ही साथ है। द 4th पार्ट ऑफ द एसे समटाइम टाइटल कोज ऑफ डिफेक्ट इन इंग्लिश पोइट्री सर्व एज द एग्जामिनेशन सेक्शन ऑफ अ क्लासिकल आर्ग्यूमेंट्स। अब यहाँ पे जो है हम 4th पे चले गए हैं, जो 4th सेक्शन है उस पर डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो 4th पार्ट जो है ऐसे का, उसमें क्या बोला गया है कि इसका जो टाइटल है वो कभी कभी कॉज ऑफ डिफेक्ट इन इंग्लिश पोइट्री होता है, यानी कि अंग्रेजी कविता में दोष के कारण, यानी कि कोई भी इंग्लिश जो पोइट्री है उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट है, दोष है, और ये शास्त्रीय तर्क के परीक्षा खंड के रूप में कार्य करता है, यानी कि एग्जामिनेशन के रूप में जो है ये कार्य करता है। सिडनी टर्न्स टू द क्वेश्चन ऑफ पोइट्री इन इंग्लैंड। अब जो सिडनी है वो टर्न करते हैं किसकी तरफ? इंग्लैंड की पोइट्री की तरफ क्वेश्चन करते हुए ही नोट्स, आगे चलते हैं, that because it is disrespected the only people who write poetry are base men with servile wits who think it enough if they can be rewarded of the printer. Next, Sidney meditates on the best way to write poetry, real poetry that is. He notes that imitation, exercise and true inspiration are all necessary components for good verse. Sidney spends time praising poets of yore including Chaucer and the Earl of Surrey and then criticize his contemporary playwrights. अब जो है यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है पोइट्री के डिसरिस्पेक्ट के बारे में और किस वे से जो है वो पोइट्री को लिखना चाहिए, ये सब चीज़ें जो है इसमें डिस्कस हुआ है। उन्होंने कहा है कि ये नोट किया जाना चाहिए क्योंकि इनका अनादर किया जा रहा है। कविता लिखने का जो है एकमात्र लोग बुद्धिमत्ता वाले नीच व्यक्ति होते हैं, यानी कि जिसका बुद्धि तो है लेकिन लोग उनको नीच समझते हैं, जो सोचते हैं कि मतलब उनको जो है एक तरीके से जितना रिस्पेक्ट मिलना चाहिए कि नहीं मिल पा रहा है लोगों की तरफ से, समाज की तरफ से। इसके बाद जो सिडनी है वो कविता लिखने का सबसे अच्छा तरीका बताने लग जाते हैं, वास्तविक रूप से जो कविता है वो किस तरीके से लिखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अनुकरण, व्यायाम और सच्ची प्रेरणा अच्छी कविता के लिए क्या है, आवश्यक है। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है ना, इमिटेशन, एक्सरसाइज एंड ट्रू इंस्पिरेशन जो है वो सच्ची कविता के लिए जो है वो आवश्यक है। अब सिडनी जो है वो चौसर का और अर्ल ऑफ सरे सहित पुराने कवियों के भी प्रशंसा करते हैं, उनके साथ जो समय
समय उन्होंने बिताया है उस चीज़ों को लेकर के, और फिर वो दोबारा से जो नाटककार हैं, उनकी प्ले राइटर्स हैं, उनकी जो है वो आलोचना करते हैं, यानी कि उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं। अब सेक्शन 5, द रेफुटेशन सेक्शन ऑफ अ क्लासिकल आर्ग्यूमेंट। अब रेफुटेशन को हम इंग्लिश में कहते हैं, रेफुटेशन को अब हिंदी में कहते हैं खंडन। ठीक है, जो 5 है यानी कि इन सेक्शन 5 जो है वो शास्त्रीय तर्क का क्या है, खंडन है। अब सिडनी समकालीन प्रेम कविता और प्रेम की इसकी खराब अभिव्यक्ति की आलोचना करते हैं, यानी कि सिडनी क्रिटिसाइज किस चीज़ की करते हैं, लव पोइट्री की एंड पुअर आर्टिकुलेशन ऑफ लव की। ही स्ट्रेसेस द इम्पॉर्टेंस ऑफ सिंप्लिसिटी एंड नेचुरलनेस इन वर्ड्स। वह क्या बोलते हैं कि जो सरलता होती है और स्वाभाविकता होती है, यानी कि जो सिंप्लिसिटी होती है और जो स्वभाव होता है, नेचुरलनेस होती है, जो उसकी बात कर रहे हैं कि ये भी पोइट्री में जो है वो बहुत ज़्यादा बल देते हैं। ठीक है, इनका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इसी के साथ सेक्शन 5 के बाद हम चलते हैं कंटिन्यूइंग इन सेक्शन 6। सेक्शन 6 समटाइम कॉल्ड कैपेसिटीज़ ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज की जो है क्षमताएँ क्या है, तो उसको क्या कहा जाता है, इस वाले खंड को जो कहा जाता है, यानी कि जो हमारा 6th खंड है उसको कहा जाता है, 6th सेशन को कहा जाता है, सेक्शन को कहा जाता है कैपेसिटी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि अंग्रेजी भाषा की क्षमता, जो कि सिडनी के अकॉर्डिंग जो तर्क की अंग्रेजी विशेष रूप से प्राकृतिक स्वाभाविक कविता के लिए भी उपयुक्त है। यानी कि अब यहाँ पे बोला है सिडनी आर्ग्यूज डैट इंग्लिश इज स्पेशली वेल सूटेड फॉर नेचुरल इफेक्टिव पोइट्री, यानी कि नेचुरल यानी प्राकृतिक और प्रभावी पोइट्री के लिए। दिस सर्व्स एज द पिरोरेशन यानी कंक्लूजन बता रहा है, निष्कर्ष बता रहा है कि इसका जो है क्लासिकल आर्ग्यूमेंट का जो है इस सेक्शन में जो है वो निष्कर्ष होता है, सेक्शन ऑफ अ क्लासिकल आर्ग्यूमेंट। अब फाइनल हम सेक्शन पे जा रहे हैं, 7 सेक्शन, जिसमें जो क्या है कैपेसिटी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि वही है क्षमताएं, इसमें भी पता है इंग्लिश लैंग्वेज की बता रहे हैं। सिडनी यूजेस अ लॉन्ग रन ऑन सेंटेंस डिवाइडेड बाय सेमी कॉलम टू डायरेक्टली एड्रेस टू इंस्पायर हिज रीडर्स, यानी कि इस पोएट्री के थ्रू जो है जो फिलिप सिडनी है वो इंस्पायर कर रहे हैं पाठकों को यानी रीडर्स को। ही समराइज हिज प्रीवियस आर्ग्यूमेंट, वो अपने जो पुराने आर्ग्यूमेंट्स है, जितने आर्ग्यूमेंट्स उन्होंने यानी डिफेंस किया है पोएट्री को, उन सब के बारे में दोबारा से समराइज कर रहे हैं। once again rebuting criticism and affirming poetry strength, अपने यानी पोइट्री की जो स्ट्रेंथ है उस चीज़ के बारे में बता रहे हैं। while Sydney begins the essay making modest claim for poetry and apologizing for it, by the end he grant it the godly power to make human immortal. This is the digression section of a classical 7-part argument। अंतिम पार्ट था, यानी कि लास्ट जो है वो 7th सेक्शन है, उसमें भी जो है वो भाषा की जो है क्षमताएं के बारे में जो डिस्कस किया गया था वही है, और उन्होंने पिछले बार में जो भी डिस्कशन किया था उस चीज़ को भी वो समराइज़ करते हैं। और सिडनी जो है वो निबंध की शुरुआत में जो पोइट्री के बारे में जो दावे कर रहे थे उस चीज़ के लिए भी मतलब ज़्यादा, क्योंकि किसी भी चीज़ को लेकर के आपको ज़्यादा जो है वो ये नहीं बोलना चाहिए कि इसी के ऊपर ये चीज़ चल रहा है, अगर ये नहीं होता तो कुछ होता ही नहीं। तो इसीलिए पोइट्री का अपना इंपॉर्टेंस है, लेकिन जो उन्होंने ज़्यादा दावे कर दिए हैं उसके ऊपर जो है वो माफ़ी भी मांगते हैं। और अंत में वह इसे मनुष्य को अमर बनाने के लिए मतलब कहते हैं कि अब जो पोइट्री है वो केवल और केवल मनुष्य ही उसको अमर बना सकती है, तो इस चीज़ के लिए गॉड से प्रे करते हैं। यह शास्त्रीय 7 भाग से जो है वो डिवाइड था, क्लासिकल 7 पार्ट से जो है वो आर्ग्यूमेंट जो है वो डिवाइड था। और इसी के साथ ये जो सेक्शन है वो ख़त्म होता है, और सेक्शन का नाम भी है दिस इज़ द डिग्रेशन सेक्शन ऑफ अ क्लासिकल 7 पार्ट आर्ग्यूमेंट, यानी कि क्लासिकल के 7 पार्ट जो थे उसका ये डिग्रेशन वाला पार्ट था। तो इसी के साथ ये जो हमारा वीडियो है वो कंप्लीट होता है। इस वीडियो में बेसिकली एक ही चीज़ है कि जो पोएट हैं उनका यही कहना है कि पोइट्री का एक अपना इंपॉर्टेंस होता है और समाज में उसको एक इक्वली वैल्यू मिलनी चाहिए। और एक जो पोएम एक वर्क जो था, अब जो एक वर्क था द स्कूल ऑफ अब्यूज़, जिसको लिखा था पुरितियन फिगर जो पुरितियन फिगर थे स्टेफन गोसन, उन्होंने जो लिखा था कि एक पोइट्री की वजह से समाज अच्छा नहीं है, तो वही उन्होंने बताया है कि पोइट्री की वजह से क्या क्या चीज़ें हुई हैं और पोइट्री किस हद तक इम्पॉर्टेंट है और कितनों की वो हेल्प करता है। तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम, बोथ की लिंक जो है वो अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।